बेटा जो सोल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी लोगों को थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम भी आती है सोल्यूशन में बेसिकली। तो सोल्यूशन का जो ओवरऑल वेटेज जाता है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको पता ही है। फिजिकल के तरह दूसरा चैप्टर ये भी है अपना सोल्यूशन का। तो बेटा आप सॉल्यूशंस में क्या होता है, सबसे पहले आपका आ गया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो बेसिक टर्म का आप आइडिया होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स कराने का थोड़ा एडवांटेज मिलेगा बेटा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आप बोलोगे कौन कौन है, हम बात सिर्फ सीबीएसई करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले आ जाता है आपका मोलैरिटी। पहले हम मोलैरिटी की बात कर लेते हैं, फिर इस तरफ कर लेते हैं हम लोग सेकंड बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, डिनोटेड बाय स्मॉल एम कहते हैं, और इसकी यूनिट मोल पर केजी भी होती है। यहां कहते हैं कैपिटल एम है, और उसकी यूनिट बेटा मोल पर लीटर होता है। ठीक है, अच्छा ये एक इसकी प्रॉब्लम क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इसलिए हम इसको मोर प्रेफर्ड कहते हैं। ये आप इसकी एडवांटेज समझ लीजिएगा। मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इसको हम लेस प्रेफर्ड मानते हैं। ठीक है, अब हम लेस प्रेफर्ड मानते हैं तो और क्या हो, लेस प्रेफर्ड होता है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट का मास इन केजी होना चाहिए। बेटा ये मैं इसलिए करा रहा हूं तो क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स में इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। यहां पे जो होता है वो मोलैरिटी होता है, और उसमें हम लोग लेते हैं मोल्स ऑफ सल्यूट और अपॉन में आ जाता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होता है बेटा, लीटर में होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब कैलकुलेशन की बात करते हैं, क्या मोलैरिटी कैसे, तो बेटा ये तो मोल्स कैसे निकालते हो, तो मोल्स हमारा सिंपल सा निकलता है गिवन मास अपॉन मोलर मास से। मोलर मास के लिए बहुत अच्छी बात है, सीबीएसई बहुत हेल्प करता है आपका। सीबीएसई बहुत सारी वैल्यूज आपको डायरेक्टली दे देता है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम तो होता है। अब इसका और कोई कॉन्सेप्ट क्या होता है, मास परसेंटेज और डेंसिटी अगर दोनों गिवन है तो भी आप मोलैरिटी बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी, और अपॉन में मोलर मास आ जाता है बेटा। इस फॉर्मूले को इस तरीके से पढ़ना है बेटा कि हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, तो कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ें को इस तरीके से करना कि आज के आज ही खत्म हो जाए, दोबारा इसको देखने की जरूरत ना पड़े। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपॉन में मोलर मास, और ये तो सीधा सीधा निकल जाता है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं होता। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, डाइल्यूशन का केस हम लगा लेते हैं। डाइल्यूशन केस में क्या होता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 होता है, यानी m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। ये हमारा दूसरा तीसरा केस होता है। ये हमारे दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो क्लैरिटी और भी हो जाएगी। डोंट वरी, विल डू ऑल द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगला जो थर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा। थर्ड वो होता है आपका मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, यूनिटलेस होता है। ठीक है, यूनिटलेस होता है। दूसरी बात है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है।
अब मेरे बच्चे पूछ सकते थे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा कैसे पता? टेम्परेचर डिपेंडेंट वही होता है विच इन्वॉल्व्स वॉल्यूम। देखो, यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन रहेगा, याद रखिएगा, विच इन्वॉल्व वॉल्यूम्स। जिसमें वॉल्यूम आ गया वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। ये एक नोट है, ये ध्यान रखना है। और जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है मेरे बच्चे। ये हमारा एक बेसिक लॉजिक होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, यानी आपको याद रखना फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो ऑफ मोल्स। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन में आ जाएगा टोटल मोल्स, ये आ जाता है। ठीक है, आपका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि सपोज मेरे पास 20% इथेनॉल है, तो 20% इथेनॉल का मतलब होता है कि 20 ग्राम इथेनॉल है, प्लस बाकी रिमेन 80 ग्राम उसके अंदर वाटर है। परसेंटेज का मतलब होता है आपकी वैल्यू 20 ग्राम है और टोटल आप बाकी रिमेनिंग 80 ग्राम ले लेते हो। तो अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो हमने क्या लेना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब इथेनॉल के मोल्स कैसे निकालेंगे? तो आपका गिवन मास अपॉन जो इथेनॉल का मोलर मास होता है, तो आप निकाल सकते हैं 12 इंटू 2 मोलर मास दिया रहेगा, 1 इंटू 6 प्लस 16 24, चलो यानी टोटल आ गया 46 ग्राम पर मोल। तो 20/46 डिवाइडेड बाय 20/46 प्लस 80/18 करके आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो उसको सीधा आप 1 से माइनस कर दो, क्योंकि ये रूल होता है कि नेट मोल का जो सम होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, वो 1 का सम होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। बस हम एक सिंपल सा लॉजिक देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है। सबसे पहले मैंने मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी के बारे में बताया, मोलैरिटी के बारे में बताया, और तीसरा मैंने आपको बताया मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, 3 हमारे पास है। चौथा जो टर्म होता है हमारे पास वो होता है फोर्थ को, उसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? ये पीपीएम है। ठीक है, यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट को हम इसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पीपीएम का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन में होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं पीपीएम इज इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू 10⁻⁴। तो इस लिहाज से अगर आपको मास परसेंटेज की वैल्यू निकालनी हो तो हो जाता है पीपीएम इंटू 10⁻⁻⁴। ये मास परसेंटेज आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वो आप बोलोगे सर आपने ये स्पेशली ऐसा ये वाला रिलेशन क्यों करवाया? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसके बेसिस पे। तो उसको मैं आज जब एनसीईआरटी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी चीजें मैं A to Z आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या है इसमें। बेसिकली आपके काम का सिर्फ इतना ही टर्म था। अब आप बोलोगे सर क्लास में आपने नॉर्मेलिटी, बिल्कुल मैंने नॉर्मेलिटी कराया था बेटा, बट सीबीएसई में हम नॉर्मेलिटी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो हम बेसिकली आप मोलैरिटी और मोलैलिटी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल सा हमारा कॉन्सेप्ट होता है बेटा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ये करा दिया है, अब कुछ क्वेश्चंस हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उसके बेसिस पे हम सारा डिस्कस करते रहेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट योर बेसिक चैप्टर्स। जल्दी से स्टार्ट कर।
नाउ हाँ जी, 1 मिनट विवान, आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग बेटा, आई विल अपलोड इट, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, और फिलहाल के लिए मैं आई विल शो इट टू यू बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अपने सोल्यूशन को जब स्टार्ट करते हैं तो वे स्टार्ट आवर सोल्यूशन फ्रॉम अ टॉपिक, वेरी गुड टॉपिक, और उसको कहते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ने क्या बोला कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस, यानी जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा गैस हम डिसॉल्व कर पाएंगे एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म जो हेनरीज लॉ का है वो ये कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, ध्यान रखना है, इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। ठीक है, गैस का प्रेशर वेपर फेज में ले रहे हो और मोल फ्रैक्शन किस में ले रहे हो, गैस का इन सोल्यूशन। यानी ये जो पी है ये पार्शियल प्रेशर है, जो काई है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। ध्यान रखना है मेरे बच्चे, ग्राफिकली भी हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम ग्राफिकली बनाए तो ये P होगा और ये काई होगा, तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, और इसका जो स्लोप होता है वो आपको KH की वैल्यू देता है, यानी हेनरीज कांस्टेंट। और इसी में एक छोटा सा रिलेशन बन जाता है, वो ये याद रखना है कि KH जो होता है यानी हेनरीज कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और सॉलिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करे हुए हैं, अगर न्यूमेरिकल्स आप सिर्फ हेनरीज के देखना चाहते हो तो आप बहुत इजीली वहां से जाके देख सकते हो। हाँ, इस रिलेशन से हम MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 3 गैस है, उनका केज दिया हुआ है, तो उनको सॉलिबिलिटी की बेसिस पे अरेंज करो, या कौन गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऑब्वियसली इसका केज ज्यादा होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। अब हम बात करते हैं हेनरीज लॉ की, तो ये उसकी लिमिटेशन है, यहाँ पे वो फेल हो जाता है अगर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो और टेम्परेचर बहुत ही कम हो, तो ये गैस फेल हो जाता है। दूसरा, गैस के अंदर किसी तरह की केमिकल चेंजेस नहीं होनी चाहिए, एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर उसका एग्जांपल, तो जैसे NO2 एक गैस है, लेकिन वो क्या करता है, वो डाइमर बना लेता है 2NO2, इट फॉर्म्स N2O4, तो यहाँ पे हेनरीज लॉ काम नहीं करेगा। HCl भी कहने के लिए गैस है जो कि डिसोशिएट कर जाता है H प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ भी हेनरीज लॉ काम नहीं करता। इसलिए बेसिकली हम यहाँ हेनरीज लॉ को बेसिकली हमारा फेल कर देते हैं बेटा। हाँ जी, रिद्धिमा और विवान कोई डाउट्स है बेटा? मेरे को आपने अभी बोला कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, हाँ उसके बाद आपने जब एग्जाम्पल में बोला कि हमें कोई आ सकता है सॉल्युबिलिटी को अरेंज करने के लिए MCQ में, तो हाँ, आपने बोला कि KH जिसका ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, कम कम कम, सॉलिबिलिटी कम होगी बेटा। और यहाँ ओके पे सर। बेटा टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी का भी रिलेशन समझ लो, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, कम होगी बेटा। अच्छा, हेनरीज लॉ ओके के सर। और एप्लीकेशन है, तो आपको पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उनमें बॉटल जो शील्ड किया जाता है CO2 डाल के, वो हाई प्रेशर पे किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जा सके और उसको लंबे टाइम तक हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक सिचुएशन आपको बताया था, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, उसका नाम था बेंड्स, जो स्कूबा डाइवर्स फील करते हैं। ये कॉम्पोजिशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा। और ये जो स्कूबा डाइवर, इसको बैंड्स को अवॉइड करने के लिए जो सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं उसमें हीलियम यूज किया जाता है। हीलियम, वाई हीलियम, हीलियम क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हीलियम की ब्लड में सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है, लो सॉलिबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड, तो वो कम ब्लड में बहुत कम डिजोल्व करता है, इसलिए हम इसको सॉल्युबल मानते हैं। नेक्स्ट है एक हायर ऑल्टीट्यूड वाली प्रॉब्लम, एनॉक्सिया होता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर बहुत कम होता है, प्रेशर कम होगा तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी कम डिसॉल्व होता है। ठीक है ना? हाँ, कोविड तो डेफिनेटली कभी नहीं भूल सकता, बिल्कुल। और हाई, तो उससे क्या होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो, तो यही ब्लड जब पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है तो ब्रेन को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितना उसको मिलना चाहिए। इस वजह से इंसान की सोचने की शक्ति कम हो जाती, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती,
इस सिचुएशन को एनॉक्सिया कहते हैं मेरे बच्चे। एनॉक्सिया ए फॉर ऑल्टीट्यूड एंड बी फॉर बिलो, बेंड्स नीचे जाने पर होता है बेटा स्कूबा। और देखो ये जो सिलेंडर्स लेते हैं उसको बिल्कुल एटमॉस्फेयर की तरह बनाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, अब ये हमारी एप्लीकेशन है, यू कैन जस्ट गिव इट राइट कर सकते हो। अब आता है राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या कहता है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। PA is directly proportional to chi A and PB is directly proportional to chi B। तो जब भी आप प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल प्लेस करते हो तो आपको एक कांस्टेंट की जरूरत होती है और उस कांस्टेंट को कहते हैं PA नॉट। तो PA की वैल्यू होगी PA नॉट chi A और PB की वैल्यू होगी PB नॉट chi B। अगर इन दोनों को टोटल ऐड करना है अकॉर्डिंग यूजिंग डाल्टन्स लॉ तो आप टोटल ऐड कर लो। तो इनको ऐड करो, आपको पता है सिंस chi A प्लस chi B की वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1 होता है, देयरफॉर काई ए के जगह पे हम 1 माइनस काई बी भी लिख सकते हैं। वही मैंने काई ए की जगह पे 1 माइनस काई बी लिखा और इसको सॉल्व किया। तो मेरा पी टोटल ये हो सकता है मेरे बच्चे। अब आप बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट, यस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर CBSE एज वेल। राउल्ट्स लॉ याद हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अभी हम बात वेपर प्रेशर की यहाँ पे नहीं कर पाए। वेपर प्रेशर के बारे में मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, इसलिए मैंने नहीं छेड़ा इसको। और 11th में भी हम लोगों ने करा था, पर फिर भी बोलो तो हम आगे डिस्कस कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। बेटा एक चीज जो यहाँ पे रह गया वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे करा देता हूँ, डोंट वरी। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये तो मैंने करा दिया। अब एक ना बहुत ही प्रोमिनेंट सा क्वेश्चन बनता है पेपर में, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये यहाँ पे हमारा आता है, ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज, ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म सुन लीजिएगा। इन वेपर फेज मैंने क्लास में भी करवाया है, फिर से अगर वेपर फेज वाला क्वेश्चन आ गया तो उसको हम ये वाई ए से रिप्रेजेंट करता है ताकि उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए वाई ए से। तो ये क्या होता है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? देखो मोल, अगर डाल्टन्स लॉ याद रखोगे तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। तो फिर उस हिसाब से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो आपको पार्शियल प्रेशर ए का लेना पड़ेगा और नीचे लेना पड़ेगा पी टोटल। अब पी ए का वैल्यू क्या होता है? ये होता है पी ए नॉट काई ए और नीचे हो जाता है पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इन वेपर फेज निकालना तो हो जाएगा पी बी अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू होगा पी बी नॉट काई बी अपॉन क्या हो जाएगा पी बी नॉट काई बी प्लस पी ए नॉट काई ए। ये दोनों ऊपर आ गया। ये दोनों क्वेश्चन है बेटा, ये न्यूमेरिकल्स आपके CBSE में 2 to 3 टाइम्स आया हुआ है। ये आगे न्यूमेरिकल्स में आज डिस्कस करूंगा तो आपको पता भी चलेगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि इसको कैसे करना है, इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, एक भी चीज छोड़ के नहीं जाना मेरे बच्चे, बहुत केयरफुली ध्यान रखना। नाउ नाउ लेट्स, क्या होता है फिर आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके डिफरेंस पेपर में आया हुआ CBSE में, ये 2 मार्क्स का आता है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान रखना है कैसे कैसे आपको डिफाइन करते हैं। पहले तो हम देखते हैं आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। जिसने राउल्ट्स को ओबे किया, जिसने राउल्ट्स को फॉलो किया, उस सभी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं उसको? आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। यानी उसका इक्वेशन यही होगा। ये कुछ एग्जांपल्स है, मिथानॉल, इथेनॉल है, हेक्सेन, हेप्टेन है, बेंजीन और टॉलवीन है, ब्रोमोइथीन, ब्रोमोइथीन है, आइडो ब्रोमो कर सकते हैं,
दूसरा और क्या बातें होती हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। वो राउल्ट्स लॉ को भी करता है, ये डिफरेंस का पॉइंट है बेटा। डिफरेंस में अगर आए तो आप ये ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट ये जरूर डिफरेंस में लिखना है, राउल्ट्स लॉ इज ओबेड ओवर वाइड रेंज या इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होता है। मतलब ना वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को मिलेगा, ना हीट में कोई चेंज होगा, ना हीट रिलीज होगी, ना हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है, वो राउल्ट्स को ओबे नहीं करता। देखो इसने राउल्ट्स को नहीं, यहाँ पर डिफरेंस के 3 पॉइंट देखो, बड़े आराम से आपके 2 मार्क्स का आएगा, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। जिसने नहीं, नाम में आ गया नन, मतलब नहीं कर रहा ओबे, जो नहीं कर रहा वो सारा। ये शांत स्वभाव के लोग थे, सब कुछ 0 था। ये शांत स्वभाव के लोग नहीं है, इसलिए सब कुछ नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसमें पी ए की वैल्यू पी ए नॉट काई ए के बराबर थी, इसमें पी ए नॉट इक्वल टू है क्योंकि ओबे नहीं कर रहा, इक्वल नहीं होगा। डेल्टा बी मिक्सिंग भी नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 के इक्वल नहीं होता। अब जब नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात हम करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे पास, बहुत सारे। क्यों मैं आप बोलोगे सर आपने तो एग्जाम्पल नहीं कराया, मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं करा सकता हूँ, बिल्कुल है आपको। मैं एक एक लिख देता हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल। ये HNO3 प्लस वाटर है, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर है, ठीक है, एनिलीन प्लस फिनॉल है, फिर ये क्लोरोफॉर्म बनाते क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस एसीडोन है। इनको मिलके बनता क्या है वैसे? इनके वही ये नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है। अब ये इनको मिलके बनता है, वही तो हम डिस्कस करें ना, क्या क्या इनके मिलके सोल्यूशन ही बनते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन बनते हैं, और क्या बनेगा। और नॉन ओके आइडियल, सर। आइडियल और नॉन आइडियल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है बेटा। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, जो नया, अब देखो ए और बी को मिक्स कर, दो कंपोनेंट को मिक्स करोगे, दो सोल्यूशन को मिक्स करोगे तो ही तो आपका नया एक सोल्यूशन तैयार होता है। तो मान लीजिए एक मेरा सोल्यूशन ए है, दूसरा सोल्यूशन बी है, तो ए के अपने अंदर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको कहते हैं ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन, बी के अंदर अपना इंटरेक्शन होता है जिसको कहते हैं बी टाइप इंटरेक्शन। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पर जो नया फोर्स बना हुआ ए बी बना। तो अगर ए बी का इंटरेक्शन जो है वो ए और बी के बराबर है तो हम उसको आइडियल कहते हैं। यानी जो नया फोर्स बना उसका मैग्नीट्यूड पुराने वाले फोर्स के बराबर है तो वो आइडियल है, और अगर नहीं है तो उसको नॉन आइडियल कहते हैं। अब नॉन आइडियल है तो इसमें दो बात होंगी, या तो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, ध्यान रखना नाम में आ रहा है पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी के मतलब सब कुछ बढ़ जाएगा। बढ़ का मतलब क्या हो जाएगा, अब बढ़ने का मतलब ध्यान से देखते जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव वाला ध्यान से देखो। ये जो ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए ना, आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या था, अब यहां पे ध्यान से देखो, जो नया फोर्स है वो पुराने वाले एग्जिस्टिंग फोर्स से देखो वीक है, वीक है ना, ये ए बी इज न्यू फोर्स और ये आपका ओल्ड फोर्स है। तो अगर आपका ओल्ड फोर्स जो है उसके कंपैरिजन नया फोर्स वीक है, तो इससे क्या होगा, आपके ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली स्केप कर पाएंगे सरफेस से, और क्योंकि स्केप कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल स्केप करेंगे तो आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यही देखो पॉजिटिव डेविएशन वाली बात, डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा वी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, पीए की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे देखो सब कुछ बढ़ गया और ये सारे एग्जाम्पल भी मेंशन है। एग्जाम्पल एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल जरूर याद होने चाहिए, कभी कभी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब कैसे, अगर आपके सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, और विच अमंग द फॉलोइंग शोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, शोज पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो अगर आपको एग्जाम्पल याद नहीं है तो नहीं बोल पाओगे ना बेटा। इसलिए कुछ एग्जाम्पल डेफिनेटली मैंने लिखे हैं, वो याद कर लेना बेटा। सर हाँ जी बेटा। सर जो एच बॉन्ड बनाएंगे वो नॉन आइडियल होगा। हाँ एच बॉन्ड वाला तो जिसने बनाया वो सारा नॉन आइडियल, क्योंकि एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। देखो क्लोरोफॉर्म एसीटोन हो गया, एसिटिक एसिड पिरिडीन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक और वाटर हो गया, प्लस एनिलीन और फिनॉल भी ले लो, ठीक है। सर इसमें स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड होता है ना।
जी हाँ जी बेटा, हाँ जी, समझ में आ रही है बात बेटा? तो अब देखो दोनों का ग्राफ देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। ये देखो, अब जो ये मेरा एक्चुअल लाइन था, ये डॉट लाइन है ना, रॉल्ट्स का ग्राफ था। तो नेगेटिव में क्या होता है, ये वैल्यू नीचे हो जाती है। पॉजिटिव का ग्राफ मैं दिखाता हूं, देखो पॉजिटिव में ये सारी वैल्यू ऊपर हो गई। देखो पॉजिटिव में सारी चीजें बढ़ जाती है और नेगेटिव में सारी चीजें कम हो जाती है। बेटा एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल लर्न करने हैं, ध्यान रखना है। जिसने रॉल्ट्स को वेक किया वो आइडियल, जिसने नहीं किया वो नॉन आइडियल। डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो है तो आइडियल, नॉट इक्वल टू जीरो है तो नॉन आइडियल। और उसमें नेगेटिव में क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग की लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि हीट इज रिलीज्ड, यानी प्रोसेस जो हो गया वो एक्सोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसे भी हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं कि ए और बी को मिक्स किया तो सॉल्यूशन गर्म हो गया। तो बताइए कौन सा डेविएशन हुआ। या ये कह सकते हैं कि 30 ml ऑफ ए प्लस 30 ml ऑफ बी डाला, तो जो सॉल्यूशन है वो लेस देन 60 ml है। नेगेटिव। नेगेटिव हो गई ना, वैल्यू कम हो गई ना, बट नेगेटिव में सब कुछ कम हो जाता है। और ये एग्जांपल बस याद रखना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं एजियोट्रॉप्स। ये भी हमारे एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके सीबीएसई में आया हुआ मेरे बच्चे। एजियोट्रॉप्स क्या होता है? तो सर एक बार ऊपर एजियोट्रॉप्स स्क्रॉल। एक बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन मतलब मैं तो कहते हैं ना, एक जैसे बेचारा जो अपने व्यवहार को बदलने वाला नहीं है, जो हर बार जैसा है वैसा ही रहता है। तो ये बाइनरी मिक्सचर है जिनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम ही रहती है। और क्योंकि वो सेम है तो वो एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। कहने के लिए दो चीज़ों का मिक्सचर है, बट दे ऑलवेज बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसलिए एजियोट्रॉप्स को बहुत सारे जगह पे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। अभी हमने अभी तक क्या किया है, अभी तक मैं फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ। पहले मैंने मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन पीपीएम का फॉर्मूला कराया। उसके बाद हेनरीज लॉ का एक छोटा सा ब्रीफिंग दिया है मैंने आपको। उसके बाद हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में आए हैं, और आइडियल नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस बताया जो आपके सीबीएसई में आना है। दोनों के एग्जाम्पल्स मैंने बताया, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन बताया, और इससे पहले मैंने राउल्ट्स लॉ कराया था। अभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे कि राउल्ट्स और हेनरीज में डिफरेंस क्या है और उसके क्या सर क्वेश्चन वो आपके पेपर में आए। मोलारिटी और पीपीएम का एक बार फिर ब्रीफ दे दो, ये वो तब मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। हाँ बेटा, मैं शेयर भी कर दूंगा, एक बार दे ही दूंगा। अभी थोड़ा सा हम आगे ओके ओके कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटा, ओके। एजियोट्रॉप्स के दो टाइप्स होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, यानी नाम में ही लग रहा है इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, और एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पहले तो आप ये समझो कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो ये समझिएगा, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है यानी बॉइलिंग पॉइंट इनकी कम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये कौन सा डेविएशन दिखा रहे होंगे, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है। और जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, अब यहां समझो, इस ये नेगेटिव डेविएशन वाले होंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन होगा तो लो वेपर प्रेशर होगा, लो वेपर प्रेशर होगा तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसलिए हम इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कह रहे हैं। ये इसके बारे में बात करोगे मिनिमम बॉइलिंग है तो क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, हाई वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, लो बॉइलिंग पॉइंट मेरे बच्चे। तो ये दिया, एग्जाम्पल्स जरूर याद रखनी, जरूर जरूर। देखो इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, लेकिन HNO3 और वाटर का मिक्सचर जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में आता है। यानी ऐसा रखना है, बॉइल ज्यादा गर्म, ऐसे समझने के लिए ध्यान रखना। एसिड पानी डाल रहे हो, एसिड में पानी डालोगे तो वो थोड़ा सा गर्म टाइप का हो जाता है, यानी एक्सोथर्मिक हो गया। समझ में आ गया मेरे बच्चे? और एक्सोथर्मिक अभी जस्ट मैंने बताया था नेगेटिव डेविएशन वाला, ऐसे याद रख लेना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर मतलब अगर अल्कोहल डालेंगे वाटर में तो वो गर्म हो भाई जाएगा। ठंडा है यार, अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होता है ना मेरे बच्चे, वो थोड़ा सा कह सकते हैं आप उसको
पॉजिटिव डिवीजन है ना बेटा थोड़ा सा, और नेगेटिव डिवीजन में। हाँ जी बेटा कशिश बोलिए बच्चे। सर ये कितने मार्क्स का आता डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन सिंपल आएगा बेटा, छोटा सा, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें पूछेंगे बेटा। एक आपको डेफिनेशन दे देना है और एग्जाम्पल दे देना, बस दैट्स इट। ठीक है बेटा। मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स कौन ग्राफ होगा जो बना मैंने आपको। सकते हैं? हाँ जी बेटा। सर ग्राफ बना सकते हैं? ग्राफ नहीं कशिश, ग्राफ इज नॉट नीडेड ना, वो तो मैंने एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था बेटा। ग्राफ इज नॉट नीडेड। आपको ग्राफ इज तो वो मैंने एंट्रेंस के हिसाब से बताया था, आइसोटोप्स का ग्राफ वो नहीं है बेटा। अभी वी आर इंक्लाइन मोर टू सीबीएसई, तो वो अब जो भी इंफॉर्मेशन इफ आई एम ओमिटिंग इट, तो वो दोज इंफॉर्मेशन आर नॉट नीडेड फॉर सीबीएसई बेटा। ठीक है, आप बेसिकली डेफिनेशन दे दो और एग्जांपल दे दो, दैट्स इट। क्लियर है? सर और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं सर? सर एक कौन बार से? बता दो कौन सा वाला एक्सोथर्मिक होता है और कौन सा एंडोथर्मिक होता है। बेटा एंडोथर्मी का मतलब क्या होगा? एंडोथर्मी का मतलब होगा जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 इज एंडोथर्मिक और डेल्टा एच लेस देन 0 इज एक्सोथर्मिक। तो जिसमें भी हीट रिलीज हुई है वो सारे एक्सोथर्मिक है मेरे बच्चे। तो जो भी पॉजिटिव दिखाते हैं, जो पॉजिटिव है वो एंडो है। पॉजिटिव ऐसे याद रखना है, पॉजिटिव लोग शांत होते हैं और जो नेगेटिव लोग हैं वो जरा एग्रेसिव होते हैं, ऐसे याद रखना। नेगेटिव वाले गुस्से वाले लोग होते हैं, पॉजिटिव वाले शांत हो कूल लोग रहते हैं। ठीक है डन है बच्चे, मूव ऑन करूं? सर मैक्सिमम बॉइलिंग का एग्जांपल एक और हो सकते हैं? बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है ना, HNO3 ले लो, क्लोरोफॉर्म एसीटोन भी ले सकते हो एक सर्टेन कॉम्पोजिशन में। ठीक है बच्चों। सर तो जैसे लाइक ऐसे लाइक बर्फ हटाने के लिए जो हमने वो यूज करा था तो वो तो अल्कोहल था, इथेनॉल। अल्फा देखो, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? और एक तरफ कहते हैं हेनरीज लॉ। राउल्ट्स ने क्या बोला? उसने बोला पी ए इज इक्वल टू, उन्होंने बोला था पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, और ये उन्होंने कहा था P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। दोनों में आप देखो यहां पे क्या होता है, कहते हैं इसको कहते हैं राउल्ट्स इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, केस का मतलब क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे पी ओ नॉट, तो मतलब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि मतलब राउल्ट एक स्पेशल केस होता है। अब इन दोनों में अगर सिमिलैरिटी कोई पूछता है, एक बार सीबीएसई ने इन दोनों में सिमिलैरिटी पूछ लिया था। दोनों में क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दोनों में ध्यान रखिएगा। इट वाज देयर इन सीबीएसई, तो सीबीएसई के बेसिस पे ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि दोनों में प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट दोनों में पी ए नॉट और के एच का डिफरेंस होता है। अच्छा अब हम बात करते हैं, मूव ऑन करते हैं मेरे बच्चे, बात हम करते हैं, नेक्स्ट हो गया हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी जो होती है वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसके बारे में कुछ और चीजें कर लेते हैं, और ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आप RLVP कह सकते हैं बेटा, ये हमारे MCQs में आ जाते हैं। अब आप बोलोगे सर MCQs में क्या आ सकता है? बेटा ये वो पूछ देते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
Similarly, vapor pressure is not a colligative property. Relative lowering of vapor pressure is a colligative property. Clear है? अब क्या है, चारों तो मैंने आपको बता दिया कि चारों आपकी colligative properties होती हैं, और बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं उसमें ध्यान से देखिएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है वो अब सारी चीजें मैं कहता। आई टेक 5 मिनट्स ब्रेक बेटा, एक कॉल आ रहा है किसी का, 1 मिनट सुनो। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। अगर कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल सब सेम हो तो आप जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी बेटा, ये होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही होता है बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर एग्जांपल यहां देख लो, यहां पे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, छोटा सा एक लॉजिक बताता हूं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे बेटा। जैसे ग्लूकोज हो गया, NaCl हो गया, MgCl2, इनका मास डिफरेंट होता है, लेकिन मास को पहले हमने प्रायोरिटी नहीं देना। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करोगे तो इसमें 1 पार्टिकल है, इसमें 2 पार्टिकल है, इसमें 3 पार्टिकल है, और इसमें टोटल 4 पार्टिकल है। तो इस ऑर्डर में जाने पर नंबर ऑफ पार्टिकल आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी क्या बढ़ जाएगा? RLVP भी इंक्रीज होगा। रिलेटिव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सबसे पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को कराना था उसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसने हैंड रेज किया बेटा? सर हाँ विवान बोल। सर मैं कह रहा था इन सबकी मोलारिटी सेम होगी तभी होगा ना ये ऐसे। बेटा पहले सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं, हाँ उसमें अगर डिफरेंस आता है तो फिर मोलारिटी और उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यस ओके। सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने के लिए डिसोसिएशन जिसका ज्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी ना? जिसका डिसोसिएशन ज्यादा हो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा। हाँ दिशा बोलो बेटा। सर हम वो वेपर उसी टाइम प्रेशर हैंड रेज किया था। अच्छा अब देखो, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप ये बनता है PA0 माइनस PA, यानी दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन PA0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे मैं लिखवाता हूं डायरेक्ट, देखो P0 सॉल्वेंट माइनस P ऑफ सोल्यूशन अपॉन में P0 सॉल्वेंट is equal to number of moles of solute अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा है लॉजिक, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं ध्यान रखिएगा। आपको इसमें समझना है बेटा कि ये पूरा टर्म जो होता है, ये पूरा टर्म, इसको हम RLVP कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप नॉर्मली नेक्स्ट देखो, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हाँ, ये कॉन्सेप्ट अगर टिल 4% में नीचे से आप क्या करते हो, सोल्यूट को इग्नोर कर देते हो। अगर ये कलेक्ट करे कंसिडर करोगे तो गलत नहीं माना जाता बेटा, वो कंसिडर करके कैलकुलेट करोगे तो उसको कोई गलत नहीं बोलेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप इस फॉर्मूले को याद रखना है बेटा। हाँ नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है
जिस पे आपका वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब भी आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होते हैं तो आपका लिक्विड बॉईल करता है। लेकिन जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो आपका अगर सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है ये जाके सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता है इस तरीके का। इससे वजह से क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में जा भी सकते हैं वो नहीं जा पाते हैं, तो इस वजह से आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और मैंने अभी जस्ट बताया था वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको अब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक के इक्वल लाने पे। ध्यान से देखो, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल। ध्यान रखना, in order to make this solution boil its vapor pressure must be increased by raising the temperature above the boiling point। तो इसलिए हम जा रहा। अब इसको ग्राफिकली कैसे दिखाया, देखो ये सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट है, और ये आपका सोल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट TB है। इन दोनों के बीच के गैप को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कभी कभी तो लेवल करना भी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन बेटा, ग्राफिकली दिखा दो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, मैथमेटिकली हमने क्या दिखाया कि जो डेल्टा TB होता है ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रिलेशन बन गया डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ठीक है। अच्छा, अब इस KB को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है कि अगर मैं मोलैलिटी को 1 कर दूं तो डेल्टा TB KB के इक्वल हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, ध्यान से देखो, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसकी यूनिट होती है केल्विन kg पर मोल। फॉर्मूला आपके सामने बना हुआ, कैसे बना ध्यान से देखिएगा। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट kg। ये जो दिखाया गिवन मास अपॉन मोलर मास करके ये मोल्स निकाला, और ये तो अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको WB के टर्म्स में हटाना है तो डेल्टा TB का फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट, ध्यान से देखना है, अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ सॉल्वेंट का मास यहाँ पे ग्राम्स में है, और ऊपर आ गया 1000। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, अगर इसी सॉल्वेंट का मास मैं kg में दे दूं तो उससे क्या होगा, फिर ऊपर वाले से 1000 गायब हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स में ध्यान से देखना है, सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम्स में दो होगा तभी न्यूमरेटर में 1000 आएगा, अगर वो वैल्यू kg में गिवन होगी तो ऊपर 1000 नहीं करना आपने। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर आपको KB की वैल्यू गिवन ना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका ये फॉर्मूला होता है MRT 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन। वैसे क्वेश्चन बहुत रेयरली चांसेस है, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो आप ये वाला इस वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा बेटा। अच्छा, KB जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का। मेरे बच्चे जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। वो है डिक्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये वाला एग्जाम जो लास्ट ईयर जो हुआ था ना, CBSE जो पार्ट 1 CBSE मैं बात कर रहा हूँ, CBSE 2022 टर्म 1 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा, लेवलिंग। तो ग्राफ के क्वेश्चन बेस बिल्कुल आते हैं, ग्राफ की लेवलिंग आई हुई थी बेटा, ध्यान रखना है। हाँ, उसमें क्या है कि पहले तो आप समझो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे आपका जो सब्सटेंस का वेपर प्रेशर किस फॉर्म में, लिक्विड फेज में, वो उसके वेपर प्रेशर के बराबर होता है। कौन से वाले, सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर। तो अगर आपके लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो हमारा जो सॉल्वेंट होता है या जो सोल्यूशन होता है वो फ्रीज कर जाता है बेटा। तो सोल्यूशन फ्रीजेस तब व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स किसका, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
अगर उसके सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो आपका सॉल्यूशन फ्रीज कर जाता है। अब क्या होता है, जब आप उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होके वो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। और ये काम जो होता है इट अकर्स एट लो टेम्परेचर, इसलिए देयर इज डिक्रीज इन वेपर फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, और इसी चीज को ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया। दिस इज वेपर प्रेशर, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है। तो आप ध्यान से देखो, जो आपका ये सॉल्वेंट है, आपका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF0 है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो TF है। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बताना है कि डेल्टा TF जो होता है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो आपका डेल्टा TF बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन व्हाट अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये ध्यान रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो होता है उसको हम TF कहते हैं मेरे बच्चे। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल के। तो जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के बढ़ने से बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसका इनवर्स रिलेशन होता है। तो जिस तरह मैथमेटिकली हमने दिखाया था वहां पे डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के, यहाँ पे डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल साइन को जब इक्वल प्लेस करते हो तो आपको कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, और वो कांस्टेंट है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसका एक और नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इसको हमने उसी तरीके से डिफाइन किया, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो वो क्या होता है, अगर हम m की वैल्यू को 1 कर दे तो डेल्टा TF KF के बराबर हो जाता है। तो हमने कहा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन हुज मोलैलिटी इज 1, या दूसरे तरीके से ऐसे डिफाइन करते हैं, जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को जब हम 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और मैथमेटिकली ये चीज ध्यान रखिएगा, इफ नॉट गिवन तो हम ये इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं KF। KB के लिए था सेम यही फॉर्मूला था बेटा, वहां पे TB0 था यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट था उसका स्क्वायर, और नीचे में डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन था, यहाँ पे डेल्टा H ऑफ फ्यूजन होता है। फॉर्मूला वही लगाना है डेल्टा TF का। KF जो सॉल्वेंट की वैल्यू होती है, ये वेट ऑफ सोल्यूट है, मोलर मास, और वही बात वहां सेम आ गई बेटा, डेल्टा TF। हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, KF इंटू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट और ऊपर हो जाता है 1000 बस। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप ये उम्मीद कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका सॉल्वेंट का मास कितने है, ग्राम्स में है। ध्यान रखना है मेरे बच्चे, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार यूज होता है। हाँ, याद रखिएगा, एक बार अगर आपके पास डेल्टा TF आ गया तो TF का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, TF माइनस TF0। तो अगर आपको डेल्टा TF की वैल्यू अगर निकालनी हो पेपर में तो उसमें क्या करना होता है, अगर एग्जाम में निकालना हो, एक मिनट, ये जो मैंने रिलेशन निकाला ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने। फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। तो अगर TF की वैल्यू निकालनी है तो वो होता है TF0 माइनस डेल्टा TF। अगर आप ये देखो, और ये जो नॉर्मली लेते हैं TF0 की वैल्यू, अगर इफ सॉल्वेंट है, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, ध्यान रखिएगा, सिर्फ वाटर केस में फॉर्मूला हो जाता है TF0 इज इक्वल टू 273.15 माइनस डेल्टा TF, या एक और फॉर्मूला भी होता है TF इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा TF। ये निकालो, दोनों में आंसर देना होता है बेटा। अगर डेल्टा TF तक अगर निकाल के आप बोर्ड में छोड़ देते हो यहां तक तो आपको 1 मार्क्स कम मिलता है बेटा, यू विल गेट 1 लेस मार्क्स।
ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। तो अभी तक हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करी और अब चौथे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं और उसका नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो फॉर्मूला है KF निकालने का, उसमें सर ये सारे SI यूनिट में है ना? हाँ 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 बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से डिराइव्ड है। ऑस्मोसिस में आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या मूव करता है, आपका सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो एक्चुअली ऑस्मोसिस में ये मूवमेंट होती है। मैं आपको आगे करा देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। ये हमारा एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा। ये हमारा, ये बीच में देख रहे हो इसको कहते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पे है आपका सॉल्वेंट, ठीक है, और यहां पे है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, इसलिए हम इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां से यहां मूव करता है, यहां से यहां क्या मूव करता है बेटा, सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इस चीज को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। दिस इज ऑस्मोसिस। और ये चीज उल्टा हो जाए तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं इसी में ही, यही सेम डायग्राम है बेटा, इसमें हम हायर लोग टू क्या लोअर। करते हैं, यहां एक प्रेशर लगाते हैं बेटा, ठीक है, इसको कहते हैं पाई। ये जो होता है, ये अगर हमने ये पाई, अगर हमने पाई लगाया है, ठीक है, कहां तरफ लगाते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। ये अप्लाइड होता है, इस ये क्या करता है, टू स्टॉप, प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल बिल्कुल। या हम कह सकते हैं टू स्टॉप ऑस्मोसिस। तो इसी एक्सेस प्रेशर को नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। ये होता है बेटा, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा, it is a excess pressure applied on the solution side to stop the phenomenon of osmosis। ये हमारा है। अब ये है, अब इसी के बेसिस पे, हाँ इसकी अच्छी बात क्या होती है, अब देखो यहां पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। इट इज यूज्ड टू डिटर्मिन the molar mass of polymers, biomolecules, proteins, etc। और इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो अब इसमें क्या, वाई वाई वाई, अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई ऐसा होता क्यों है। पहला, कैलकुलेशन Done at room temperature. डन एट रूम टेम्परेचर मेरे बच्चे। तो क्योंकि रूम टेम्परेचर, सो इट इज मोर सुटेबल फॉर a verb substance। क्यों क्यों क्यों,
as they are not stable at high temperature. बिल्कुल. अच्छा, दूसरी बात, it gives large value for dilute हाँ, solution. बिल्कुल बिल्कुल, it gives considerable या large value even for dilute solution. Am I clear to all of you? Yes or no? कितना भी dilute solution क्यों ना हो, उसके लिए जो वैल्यूज देता है ये ज्यादा एप्रोप्रिएट वैल्यूज होता है. अब इसी में बेटा 3 तरह के सॉल्यूशन थे बेस्ड ऑन हमारा सॉल्यूशन के 3 वैरायटीज होती है बेस्ड ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन. तो क्या होता है, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ये भी हमारे सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखना है इसको बहुत अच्छे ढंग से. आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, नेक्स्ट है हाइपोटोनिक. एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा. ये आपका आरबीसी है, आपको पता होना चाहिए इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.9% NaCl है, ये भी 0.9% NaCl है. अब इसमें क्या होगा, देयर No इज नो ऑस्मोसिस, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है. यानी आइसोटोनिक मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. अब इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है बेटा. अब देखो 0.5 मोलर NaCl and 0.5 molar glucose are equimolar but not isotonic. True or false? इक्विमोलर तो हैं बट दोनों आइसोटोनिक नहीं है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है पाई का, वो फॉर्मूला होता है ICRT. तो अगर मैं पाई NaCl का निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, NaCl का जो I होता है वो 2 होता है, क्योंकि 2 पार्टिकल है. 0.5 RT, यानी ये RT हो गया. सिमिलरली अगर ग्लूकोज का निकालोगे आप, तो उसका I 1 होता है, 1 0.5 RT, तो ये जगह 0.5 RT ऑब्वियसली. यानी I जो है वो NaCl का पाई जो है वो ग्लूकोज के पाई से ज्यादा होगा. ये हमारे सीबीएसई का क्वेश्चन था बेटा. तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि दो चीजों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम हो तो वो आइसोटोनिक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी कंसीडर करना पड़ता है. ये नहीं है ना आइसोटोनिक, नहीं है बिल्कुल नहीं है बेटा. नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट है तो बिकॉज आइसोटोनिक. इनका पाई अलग अलग है, हाँ, बिकॉज इनका पाई अलग अलग है इस चक्कर में. आई पाई तो अलग है ना. पाई क्यों अलग हुआ, क्योंकि आई अलग है ना. आई अलग है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान से देखो. पर आई कैसे पता चलेगा सर? आई इज व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल, वेंट ऑफ फैक्टर है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल है. नंबर ऑफ आयंस अगर हाँ, if अल्फा इज 100% अज्यूम कर रहे हो तो. अदरवाइज आई का मतलब क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है, आई का 2 फॉर्मूला होता है. अल्फा का फॉर्मूला बताता हूँ, I-1 अपॉन N-1, ये फॉर्मूला होता है. अब आपको मैं दिखाता हूँ. अभी मैंने क्या बोला, अगर मैं NaCl को ब्रेक करूंगा, किस में टूटेगा वो, Na प्लस Cl. में. तो इसका N2 हो गया और अल्फा 1 हो गया मेरे बच्चे. अब फॉर्मूले में डालो. सर ये डिसोसिएशन के लिए होता है ना? हाँ, डिसोसिएशन के लिए होता है. अब 2 - 1, देखो I निकालना है तो लिखो I-1 और नीचे लिख लो 2 - 1. सॉल्व करो, बताओ I की कितनी वैल्यू आ रही है मेरे बच्चे, 2 आ रही है ना. ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला होता है ये डिसोसिएशन के लिए होता है. अगर कोई चीज टूट रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना I निकालने का.
हाँ, ये फॉर्मूले में अल्फा को मैं जब कुछ गिवन नहीं होता ना तो यू अज्यूम दैट अल्फा इज 100%, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? अब ये देखो, ये आरबीसी है, ये 0.9% NaCl है। अब ये देखो, और यहां पे कर लो आप कॉन्सेंट्रेशन 1% NaCl आपने डाल दिया सलाइन सॉल्यूशन में अपने आरबीसी को, सलाइन सॉल्यूशन भी कह सकते हो। अब इसमें ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस में मूवमेंट क्या होती है, सॉल्वेंट मूव करता है लो टू हाई में, इस वजह से क्या हो जाएगा, आरबीसी श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, अब अगर हाइपोटोनिक की बात करते हो तो सेम वही सॉल्यूशन रखना है। देखो अब क्या है, ये आरबीसी है, इसमें आपको वैसे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोर्ड में लिखा हुआ नहीं होता, और यहाँ पे बाहर रख दो, मान लो आपने 0.5% NaCl में रख दिया, इसकी जगह पे प्योर वाटर भी लिखा आ सकता है, उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हाई हो गया, लो हो गया, तो अब यहाँ पे फिर से ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस होगा तो जो आरबीसी है आपका, जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा एंड बर्स्ट कर सकता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। मतलब प्योर वाटर को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चों? यस सर। तीनों समझ में आ गया ये बात? यस सर। अब बेटा लर्न हो गया। आपकी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बना दी है बेटा, कल का जो क्या काम करना है वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। ऑल स्टूडेंट्स आर सपोज टू फॉलो दैट स्ट्रेटेजी आल्सो ओनली, कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद बेटा वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन बताता हूँ। हाँ जी, अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं। सर एक सेकंड पीछे वाला पेज दिखा दो प्लीज। कौन सा बेटा? सर इससे पीछे वाला। एक मिनट बेटा, ये वाला। यस सर, डन सर। अच्छा, अब बेटा अब यहाँ देखो नॉर्मली, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ए ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशनशिप। तो मैथमेटिकली ऐसा देखा गया है, ठीक है, जो पाई था वो कॉन्सेंट्रेशन यानी सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पाई इज इक्वल टू लिखते हैं सी आर और टी। सी इज योर मोलैरिटी, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है आपका टेम्परेचर इन केल्विन। होपफुली क्लियर है मेरे बच्चों को? और इसी के ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट है। अब एक रिवर्स ऑस्मोसिस देख लो, अगर आपने प्रेशर, ठीक है, अपना प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगा दिया तो अब हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट हो जाएगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इसको हम यूज कर सकते हैं बेटा, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसको हम आरओ घर में यूज भी करते हैं, और इसको दो, एक तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे सलाइन वाटर है, और एक डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, सुना होगा खारे पानी को मीठा करता है, तो ये बेसिकली करता भी है बेटा। अब ये मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एक छोटा सा लॉजिक बताया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैंने कहा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उनको आइसोटोनिक कहते हैं। अब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 अगर होता है तो याद रखिएगा आर और टी दोनों का कांस्टेंट ही रहता है, तो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी दोनों की मोलैरिटी को हम इक्वल कर देते हैं। और मोलैरिटी कैसे निकालते हैं बेटा, तो मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम अज्यूम किया हुआ है आपने, तो इसलिए उसको भी कैंसिल आउट कर लो। तो इस कॉन्सेप्ट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ध्यान से रखिएगा। बाकी जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन आरबीसी आर प्लेस्ड इन 1% NaCl। 1% NaCl का मतलब हो गया ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया, तो आरबीसी का वो जो सॉल्वेंट होगा वो आरबीसी से बाहर निकल के बाहर की तरफ आ जाएगा, तो आरबीसी आपका श्रिंक कर जाता है। अगर 0.95% NaCl में डालोगे
तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, तो अब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगी और आरबीसी स्वेल करके बर्स्ट भी हो सकता है। ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। तो वो भी मैंने क्वेश्चन जानबूझ के यहाँ पे करा दिया है कि आफ्टर रिमूविंग द आउटर शेल ऑफ 2 eggs in a dilute HCl, one is placed in distilled water and the other is placed in saturated solution of NaCl. डिस्टिल्ड वाटर मतलब आप समझ लीजिएगा ये हाइपोटोनिक हो गया, सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन यानी ये हाइपोटोनिक हो गया। तो हाइपोटोनिक का मतलब यही देखो ऊपर वाला होगा, तो इसमें स्वेल होगा, पहले वाले केस में वो स्वेल करेगा डिस्टिल्ड वाटर में और NaCl में वो श्रिंक कर जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चे? यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरे बच्चे। चलो अब देखो व्हाट इज दिस, वी हैव एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, इसकी कभी किसी को ने डेफिनेशन पूछ ली तो कैसे बताओगे? तो देखो बेटा क्या होता है, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वो अपने थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ा सा अलग आता है, ठीक है? तो इस चीज को हम कहते हैं वो मोलर मास थोड़ा अलग सा है, हटके है, एबनॉर्मल, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू नॉर्मल से अलग है। तो इस चीज को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके दो रीजंस है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि ये भी आपके सीबीएसई का क्वेश्चन था बेटा, तो मैंने एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलर मास के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो दोनों के बीच में रिलेशन देखो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगा और मोलर मास उस केस में डिक्रीज हो जाता है। तो जब भी एसोसिएशन होती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगा और आपकी मोलर मास उस केस में बढ़ जाएगी। तो दो ही केस हम मानते हैं। एसोसिएशन में क्या होगा आप समझिएगा तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपका डिक्रीज हुआ तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर जाती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज करेंगी तो आपका जो मोलर मास होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन डिसोसिएशन केस में ठीक उल्टा हो जाता है। और एसोसिएशन का सबसे अच्छा केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मैंने करके दिखाया। देखो दो इथेनोइक एसिड की दो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं, देखो यहाँ पे। अब इसका मॉलिक्यूलर मास लॉजिकली देखो, इनका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 120 आना चाहिए, नॉर्मल तो 160 होता है ना, लेकिन देखा गया कि जब इथेनोइक एसिड को हम बेंजीन में करते हैं तो वो डाइमर बना रहे हैं, यानी उसका मॉलिक्यूलर मास 120 आ रहा है। तो क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इस केस में क्या होगा, दो से एक ही हो गया। अगर डाइमर बना रहे हैं तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गया। देखो ना 2a से अगर आप a2 में कन्वर्ट हो रहे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी और मोलर मास आपका इंक्रीज हो जाता है। तो दो ही रीजन है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन बताया। डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी और मोलर मास आपका कम हो जाएगा मेरे बच्चे। यही बात मैंने यहाँ पे बताया। अब हम बात करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या होता है देखो, तीन फॉर्मूलेज है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू एबनॉर्मल ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। देखो नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, और ऊपर में आता है आफ्टर। तो इन तीनों में कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। अब मैंने आपको बताया कि वेंट हॉफ फैक्टर होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है। ये रेशियो होता है बेटा नॉर्मल और अबनॉर्मल का, और ये आपको बताता है कि आपका थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल से कितना डिफर कर रहा है। तो हम दो बात मानते हैं कि आई की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो आई 1 होगा या आई नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर आई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है नीदर एसोसिएट करेगा वो नॉर डिसोशिएट करेगा। अब यहां देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, यूरिया, इन सब का जो n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है। हाँ, नॉट इक्वल टू 1 अगर बात करें तो इसमें हमारे पास दो फॉर्मूला, दो केसेस आता है, एक डिसोसिएशन होता है और एक एसोसिएशन होता है।
एसोसिएशन मतलब डाइमर बनाना। देखो ये डाइमर बन रहा है, ये ट्राइमर बन रहा है, ये टेट्रामर बन रहा है, लास्ट वाला ऑक्टामर बन रहा है। तो ये एसोसिएशन केस है। इन सभी केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और इसी के लिए मैंने 2 रिलेशन बताए हैं, आपको ध्यान रखना है। आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज करना है जब डिसोसिएशन केस हो। और इसमें लिखना आई इज माइनस 1 अपॉन 1 बाय एन माइनस 1। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीजें मैंने थोड़ी सी नीचे बताई भी है। ये देखो रिलेशन भी मैंने बिल्डअप किया हुआ है। अब मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes. मैं दिखाता हूँ आपको। देखो डाइमर करते हैं ना, ये वैल्यूज निकालता हूँ। देखो इसी में जैसे मैंने लिखा 2a गिव्स यू a2, इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आई की वैल्यू 1/2 है। लेकिन ये कब? इफ अल्फा इज 100%। मैं फॉर्मूले में दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई? 2। नंबर ऑफ पार्टिकल 2 इन्वॉल्व है। फॉर्मूला लगाओ, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 बाय एन माइनस 1। अल्फा कितना हो गया? अल्फा दिया हुआ 100% से 1 ले लिया, आई लगाना था। और ये कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1। तो 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन माइनस हाफ। उधर भेज दो आई माइनस 1। देखो ध्यान से, आई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो आई इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 1। तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। आप बोलोगे सर इतना तामझाम क्यों करवाया आई डायरेक्ट? तो बेटा ये शॉर्टकट था ना। अगर मान लो अल्फा 100% नहीं हो, कोई और दिया हो वैल्यू, तो आपको इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा ना। दोनों में सेम चीज है बेटा। एसोसिएशन हो तो ये n 1/, में आ जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी बस। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अब आपका सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो अब आपका चेंज हो जाएगा बेटा। अब देखो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करवाया है ना यहाँ पे, देखो सब में आई आ गया। और यही अब आपको फ्यूचर में यूज करना है बेटा। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी में आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। जल्दी से देख लीजिए बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स पार्ट। अगर आपकी स्टेमिना रह गई होगी तो विल ट्राई टू कवर अप द न्यूमेरिकल्स। मुझे बताओ Yes, sir. ऑल ऑफ Yes, यू। sir. यस सर। चलो बेटा, चलो बेटा अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ध्यान से एक एक करके क्वेश्चन करते हैं बेटा। कंसंट्रेशन टर्म्स, मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी जस्ट मैंने बता दिया। हाउएवर मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया मेरे बच्चे, क्योंकि मोलैरिटी इन्वॉल्व्स व्हाट? कौन बोल रहा है? Volume. वेरी गुड, वेरी गुड। मोलैरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी कि जिसमें भी आपका टेम्परेचर वॉल्यूम आ गया वो सारा का सारा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? अच्छा, Yes. अगला क्वेश्चन देखो बेटा। आपको मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, सब कुछ निकालना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम एक भी न्यूमेरिकल छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते बेटा। ध्यान से सुनो क्या दिया हुआ। पहले तो आप बताओ, मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखूंगा। हमें 20% दिया हुआ और डेंसिटी भी गिवन है ग्राम पर ml में। तो पहले तो आपको बताओ मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला किसको याद है? देखो 10 इंटू 10 into mass percent into बहुत density अच्छा upon बेटा, molar मास mass. परसेंट इंटू डेंसिटी, बिल्कुल सही कहा मित्र ने। 10 इंटू मास परसेंट इंटू डेंसिटी अपॉन में क्या होगा मेरे बच्चे? मोलर मास। Molar mass. 10 दिया हुआ है, मास परसेंटेज 20 है, डेंसिटी 1.202 है, और मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा बेटा। मोलर मास इज 166। तो ये आ गया मोल पर लीटर। देखो कितना इजीली हो गया एक लाइन में मोलैरिटी का। तो अब हम बात करते हैं मोलैरिटी का। मेरे बच्चे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? तो वो होता है मोल्स ऑफ सल्यूट। क्या होता है मेरे बच्चे? मोल्स ऑफ सल्यूट। अपॉन में क्या लेते हैं जल्दी बताओ? Mass of solvent. हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट का मास इन केजी में होता है। kg. मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया मेरे बच्चे? 20% दिया हुआ ना, 20 गिवन मास होता है। और मोलर मास आपको पता है 166 है। सॉल्वेंट अगर कोई 20%, अगर टोटल में 20% सल्यूट है तो बाकी 80 ग्राम क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होगा। तो देखो मैंने उसको 80।
देखो दिखा हुआ ना मास परसेंटेज, तो इसका मतलब हो गया 20 ग्राम ऑफ सल्यूट और 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो केआई का तो मोलर मास गिवन होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल गिवन होगा सब कुछ। के आई का नहीं, के और आई का अलग अलग गिवन होगा। हाँ सर। डन है? अच्छा Yes, sir. अच्छा, और नाउ द नेक्स्ट इज योर मोल फ्रैक्शन। मेरे बच्चे बताओ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ बताओ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। Number of moles of salt. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। के आई का मोल्स कैसे निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, फिर आ गया गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस 80/18। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? Yes, sir. अब मैंने जानबूझ के क्वेश्चन कराया है ताकि मैंने तीनों आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे बता दिए। मोलैरिटी का भी आइडिया दे दिया, मोलैरिटी का भी आइडिया दे दिया और मोल फ्रैक्शन आपको निकलवा दिया एक क्वेश्चन में। आपको टेम्परेचर की डिपेंडेंसी का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे करा दिया मेरे बच्चे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये भी एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी ml of 0.1 molar NaCl are required to react completely with 1 gram mixture of NaCl containing equimolar amount of 2? तो अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वीमोलर? इक्वीमोलर का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ मोल्स। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यानी अब देखो, अगर दोनों का मिला के 1 ग्राम है तो मैंने जानबूझ के Na2CO3 का मास x ग्राम ले लिया और NaHCO3 का मास फिर कितना हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों का टोटल सम जो है वो 1 ग्राम के बराबर है। फिर मैंने क्या किया, इसके मोल्स निकालिए, x अपॉन गिवन इसका मोलर मास Na2CO3 का 106 होता है और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास 84 होता है। सॉल्व करो, 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x, तो ये हो जाएगा 190x इज इक्वल टू 106। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू NaHCO3 is equal to 106 अपॉन 190 इंटू 106, तो कितना हो गया, 1/190। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो इसी तरीके से सॉल्व करके मैंने दोनों के मोल्स निकालिए। यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन की तरफ ध्यान मत दो, जो मैं कर रहा हूँ वो देखो। दोनों के मोल्स आ गया। अब इक्वेशन देखो, आपको इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। Na2CO3 के 1 मोल्स के लिए HCl की 2 मोल्स की जरूरत है, तो अब मैं इसके लिए हिसाब से निकाल रहा हूं। तो फॉर Na2CO3 HCl इज हाउ मच, 2/190, यस और नो? बेटा Na2CO3 के 1 मोल के लिए HCl का 2 मोल चाहिए, तो Na2CO3 का मोल 1/190 है, तो 1/190 के लिए 2 होगा। और सिमिलरली NaHCO3 के लिए तो सेम ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा HCl की जरूरत इसके लिए 1/190 मोल्स आ गए। अब उसके बाद क्या करना है, तो हमने ले लिया टोटल मोल्स। Sir, add कर. बिल्कुल, टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 2/190 प्लस 1/190 कितना हो गया, 3/190। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखो आगे क्या करना है। अब आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया मेरे बच्चे, ध्यान रखना। अब मैंने फॉर्मूला लगाना है मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, किसमें, इन लीटर। मोलैरिटी दिया हुआ था 0.1, मोल्स था 3/190,
तो वॉल्यूम निकालना है इन लीटर में, सॉल्व कर लेना, बस हो गया, आंसर निकल गया। 19/3 तो 3/19 होगा। ये मल्टीप्लाई कर देना ना यहाँ पे, 3/19 होगा। 3/19 बिल्कुल बिल्कुल, V इज इन लीटर आ रहा है, बिल्कुल 3/19 लीटर है बेटा, तो ml में कन्वर्ट सर करना, कितना आ रहा है आंसर, मैच कर गया? 3000/19 हो जाएगा ना? यस सर 157.89 ml हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस बेटे पहले मैंने इक्विमोलर से मोल्स निकाल लिया, फिर इक्वेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ी, इस इक्वेशन के लिए दोनों के लिए जो HCl की जरूरत थी वो कैलकुलेट कर ली। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? सर ये इक्वेशन कैसे पता चलेगी? 3 मार्क्स का, हाँ क्या बोल रहे हो सर इक्वेशन कैसे पता चलेगा आपको, रिएक्शन? बेटा? एक आपने ये पढ़ा होगा पहले भी, किसी भी मेटल कार्बोनेट में अगर आप एसिड ऐड करते हो तो आपको 3 चीजें मिलती है, सॉल्ट, CO2 और H2O। फिर तो बैलेंस किया ना मेरे बच्चे, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा अब आगे देखो, ये हैंडीज के क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपलोड करा हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन भी देखो आपके एनसीईआरटी का है, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg और 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। तो आप देखो मास रिक्वायर्ड इज 2.5 kg, तो इसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ध्यान से, 2.5 मोलर का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैलिटी? मोल्स पर केजी, यानी 0.25 मोल्स है 1 kg वाटर, यानी 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो इसका मतलब मास ऑफ वाटर हो गया 1000 ग्राम, मोल्स ऑफ यूरिया हो गया 0.25 मोल्स। तो पहले हमने यूरिया का मोलर मास निकाल लिया, और मोल्स इनटू मोलर मास से हमारे पास मास ऑफ यूरिया आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो ये हुआ, ये आपका सॉल्वेंट का मास हुआ, और इससे हमने निकाल लिया सोल्यूट का मास, देखो यूरिया का मास। तो इन दोनों को ऐड करके हमने सोल्यूशन का मास निकाल दिया, जो कि आ गया 1015 ग्राम। अब मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना कि 1015 ग्राम ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया के अंदर 15 ग्राम यूरिया का है, तो 2500 ग्राम के लिए मुझे कितने यूरिया की जरूरत होगी वो निकाली। सिंपल सा कैलकुलेशन किया, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ निखिल, अपलोड कर दूंगा बेटा। आगे बात समझ में? सभी Yes. बच्चों से पूछ रहा हूँ बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। अब आ जाते हैं बेटा, अब हेनरीज के क्वेश्चन नहीं अपलोड कर रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ, वी हैव डन इट, इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ अपलोडिंग इट। यहाँ पे हम एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन एंड टॉल्वीन, मान लो ये एक ए मान लो, इसको आप बी मान लो, ठीक है। फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी पी नॉट ऑफ बेंजीन यानी सॉल्वेंट, यानी हम मान ले पी नॉट ए जो है ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50.71 mm दिया हुआ है। पी नॉट बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 32.06 mm दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। क्यों मैंने वाई यूज किया? क्योंकि इन्होंने वेपर फेज यूज कर लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे? पी ए अपॉन पी टोटल कर देंगे आप। पी ए कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होगा पी ए नॉट काई ए, और नीचे हो जाएगा पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ये फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होता ही है। पी नॉट ए ऑलरेडी दिया हुआ है, ध्यान से देखो कितना दिया हुआ था, मैंने लिख दिया ऊपर में। काई ए कैसे निकालोगे? काई ए काई भी निकालो, तो काई ए का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ए का मास कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, सोल्यूट क्या है, दोनों में से किसी एक को मान लो। ए का मास दिया हुआ है 80, और उसका मोलर मास आपको पता है बेंजीन का 78 होता है।
तो ये हो गया 80/78 प्लस उसका मास कितना दिया हुआ है 100, और टॉल्यूइन का मोलर मास 92 होता है, क्योंकि टॉल्यूइन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर CH3, तो 98। इस तरह काई ए निकाल लेना, और काई बी के लिए क्या करना है 1 माइनस काई ए कर देना है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, इन्होंने एक तरह से काई ए निकाला यहाँ पे, इसी तरह काई बी निकाला, फिर आपने जब काई ए काई बी आ गया, पी ए नॉट पी बी नॉट पहले से दिया हुआ था, और ये देखो वही निकाल लिया, पार्शियल प्रेशर निकाल के टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दिया, निकल गया वो फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। काई ए काई बी ऑलरेडी आ गया, फिर फॉर्मूले में डाल दिया, यहाँ पे देखो क्या निकाला, फॉर्मूला क्या हो गया, पी ए नॉट कितना था आपका 50.71। अच्छा, बेंजीन की मोल वैल्यू कितनी आ गई, मोल फ्रैक्शन बेंजीन की 0.486, फिर आ गया 50.71 इंटू 0.486 प्लस वो कितना हो गया 32.06 इंटू काई बी की वैल्यू कितनी आ गई, दूसरे की मैंने निकाली है 0.514, बस आंसर आ गया बेटा। और घबराना मत, कैलकुलेशन इक्का दुक्का ऐसा होगा बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपने पी ए नॉट पी बी नॉट निकाला, फिर पी ए और पी ए नॉट पी बी नॉट निकाला नहीं, वो तो ऑलरेडी गिवन था पेपर में। ये आपने पी ए और पी बी निकाला, और पी ए को पी दोनों पी टोटल से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया बेटा। फाइन, यस सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, सभी बच्चे ट्राई करो इसको फास्ट। बोलो बेटा, यस सर, हो जाए। यस सर, हो जाएगा। पक्का ना आगे मूव ऑन करूं, यस आ सर। गया, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से देखो। देखो वेपर फेज, देखो ये यस क्या सर, दिया हुआ है, हो जाएगा। ये पी ए नॉट दिया हुआ है, तो पहले एक्स से निकाल लेंगे फिर। हाँ, फिर वाई ए निकाल लेना बेटा। यस टोटल यहाँ देखो, टोटल भी दे दिया इन्होंने, पी टोटल भी दे दिया। ये क्वेश्चन में लेकिन कैसे निकालोगे, सर, वो एक्स से निकाल लेंगे ना इक्वेशन। बिल्कुल ध्यान से निकाल लेना बेटा, आराम से, कोई प्रॉब्लम है ना, एक्स ए निकाल लेना एक इक्वेशन से, और फिर हमने दूसरे वाले में डाल देना। इज इट फाइन, ध्यान से देख लो इस सॉल्यूशन को। यस इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। यस सर। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको, और ये आपने सॉल्वेंट डाल सोल्यूट यहाँ पे डिजोल्व कर देता है, यूरिया डाल दिया, नहीं सोल्यूट ऐड किया, तो आपसे पूछ रहे हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, और इसकी रिलेटिव लोअरिंग भी निकालने के लिए बोला। तो हमने वही रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकाल दिया, NB/Na प्लस NB कर दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास इज 50, उसका मोलर मास कितना दिया था 60 दिया हुआ था, गिवन मास मोलर मास आपको पता ही 60 होता है यूरिया का, और उसका वाटर का मास कितना दिया हुआ 850/18 कर लिया। इससे हमने रिलेटिव लोअरिंग निकाल ली बेटा, पी ए नॉट ऑलरेडी दिया था, पी एस निकालना था, तो पी एस भी निकल जाएगा और रिलेटिव लोअरिंग भी निकल जाएगा। अगर पूरी वैल्यू निकाल दोगे तो ये रिलेटिव लोअरिंग आ गया, अगर सिर्फ पी एस निकालना है तो इक्वेट करके निकाल लेना पी एस। फाइन मेरे बच्चे, यस सर। आस्किंग फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, बाकियों का रिप्लाई नहीं आ रहा, सभी बच्चे बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से फास्ट,
वंश बताओ बेटा आंसर इसका। अब देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोलर? So 1 mole solute in 1 kg water. एक मिनट, बेटा ये देखो 1 मोलर का मतलब क्या था। देखो अगर 1 मोलर की बात करते हो, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये किसकी आवाज थी? 1 मोल ऑफ सल्यूट, और इसमें हो गया सर हमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर। अब आपको निकालना क्या था? वेपर प्रेशर निकालना था, और वाटर का वेपर प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे बताओ पी नॉट की वैल्यू कितनी है? 12.3 माइनस पी एस अपॉन 12.3, और मोल्स कैसे निकालते हो? 1 मोल दिया हुआ है, सल्यूट का मोल्स तो 1 ही है, नीचे 1, और सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? तो 1000/18 कर दोगे आप, तो 55 पी एस की वैल्यू निकाल लेना, सो इजीली। कर लोगे मेरे बच्चे, यस और नो? Yes, Yes. sir. ओके, अगला ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 14 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ, उसका मोलर मास दिया हुआ, अमाउंट नहीं दिया हुआ, विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन जो है एक तरह से सॉल्वेंट है, टू रिड्यूस वेपर प्रेशर टू, ये फर्क ध्यान से समझिएगा, टू 80%। क्या डिफरेंस होता है? टू, इसका मतलब मेरी वैल्यू अभी 80% है, इसलिए देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैंने लिया 80% ऑफ पी नॉट, इट मींस 0.8 ऑफ पी नॉट हो गया। अब फॉर्मूले में सिंपल से लगा दिया, यानी मेरा जो पी नॉट है सॉल्यूशन का, वो हो गया 80% ऑफ पी नॉट, किसका? सॉल्वेंट का, यानी ये हो गया 0.8 पी नॉट सॉल्वेंट। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में पी नॉट सॉल्वेंट is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent। सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी, पी नॉट कितनी हुई है, वो पी नॉट रहने दो, ये जगह 0.8 ऑफ पी नॉट, और ये हमेशा फिर से नीचे से पी नॉट आ जाएगा। सॉल्यूट का अमाउंट कितना दिया, गिवन मास नहीं पता मुझे, एक्स ले लेना 40, फिर ले लो एक्स 40, और सॉल्वेंट इट, अगर आप देखो सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ, 114 इज सॉल्वेंट ओनली, इसका मोलर मास भी 114 ही होता है, आप निकाल के देख लेना बेटा, सॉल्व कर लेना, और यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी बहुत इजीली। क्लियर है मेरे बच्चे, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा नेक्स्ट देखो, ये
होपफुली ये भी क्वेश्चन क्लियर हो, ये वाला और इसके नीचे वाला क्वेश्चन कर लोगे, ध्यान से देखो। सारी वैल्यूज गिवन थे बेटा, मोलर मास निकालना था। और देखो 5% एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब हो गया कि सोल्यूट का मास 5 ग्राम है और सॉल्वेंट का मास 95 ग्राम है, वही यहाँ पे लिखा हुआ बस, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन। इज इट फाइन? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा डेल्टा टीएफ। ये टीचरों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने तो पता नहीं मेनी टाइम्स, ये तो मान के चलो सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये 5% वाला। एक का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ था और दूसरे का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था। ये सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत बार आया हुआ। अब आप देखो, हमें 5% सोल्यूशन केन शुगर का है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट मुझे पता है 271 केल्विन केन शुगर का, और मुझे ग्लूकोज का 5% निकालना है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ 273.15 केल्विन। कुछ नहीं किया, आपको पता है 5% है केन शुगर, तो इसका मतलब वेट ऑफ केन शुगर 5 ग्राम हो गया और सॉल्वेंट का मास 95 ग्राम हो गया। टीएफ, डेल्टा टीएफ कैसे निकालते? तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको। यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, वेट ऑफ केन शुगर जो है शुगर वो 5 ग्राम हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हो गया वो 95 ग्राम हो गया, और टीएफ जो था वो 271 केल्विन था। तो डेल्टा टीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस टीएफ, यानी 273.15 माइनस 270, यानी कि 2.15 केल्विन आ गया। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है, यहाँ केएफ गिवन नहीं है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम, ठीक है। और यहाँ से मैं केएफ की वैल्यू निकाल लूंगा और उसी केएफ को सेकेंड केस में, ग्लूकोज वाले केस में यूज करूंगा। तो अब केएफ कैसे निकालोगे या किस रेशियो को निकालो? तो डेल्टा टीएफ 2.15 हो गया, केएफ मुझे कैलकुलेट करना है, एज इट इज छोड़ दो। मोलैलिटी होता है वे मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी 9 बाय, अगर आपको मोलर मास देखना है तो 342 इसका मोलर मास होता है केन शुगर का, 95 इंटू 1000। सॉल्व मत करना, यहाँ से केएफ की वैल्यू निकाल दो। केएफ कितना हो जाएगा? 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 1000, ऐसे कर लो बेटा। यहाँ सॉल्व मत करना, केएफ को एज इट इज रहने दो। अब यहीं पे नेक्स्ट में क्या लिखना है? आप ग्लूकोज का फॉर ग्लूकोज कर लेना, तो फॉर्मूला वही होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है। तो के एफ की जगह पे ये पूरी वैल्यू एज इट इज यूज कर लो। अच्छा, मोलैलिटी 5, उसका मोलर मास 180 और इसका 95 और इंटू 1000 से 1000 गया, 95 से 95 गया, 5 से 5 घट गया, डिवाइड कर लेना, इससे डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी, बहुत इजीली आ गई। डेल्टा टीएफ कितना आ गया? 4.08 केल्विन। लेकिन हमें डेल्टा टीएफ नहीं निकालना था, तो मैंने आपको बताया था डेल्टा टीएफ जो होता है वो होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो टीएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा टीएफ माइनस टीएफ, सॉरी टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। तो टीएफ नॉट कितना आ गया? 73.15 माइनस 4.08 टू 269.07 केल्विन टेम्परेचर आएगा। मेरे बच्चे पहले ये बताओ, ये लॉजिक समझ में आया? पहले इंफॉर्मेशन के यूज करके केएफ निकाला और उससे मैंने दूसरे का डेल्टा टीएफ निकाला। ये मेरे हिसाब से टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन है और हर ऑल्टरनेट ईयर्स में रिपीट होता है, तो हम इस क्वेश्चन को इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन तो ये आप मान के चलिएगा 100% क्वेश्चन है ये वाला टॉपिक। ये और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में से कोई एक आपके पेपर में 100% है। इज इट फाइन? सर यस सर। बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हो? Yes, sir. टीएफ एंड टीएफ नॉट के बीच में डिफरेंस क्या है? बेटा क्या क्या कह रहे हो, बोलो।
सर टी एंड नॉट के बीच में डिफरेंस क्या है? TF नॉट और TF नॉट तो और TF इज वेपर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और TF नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके सर। आगे बढ़े बेटा। ये क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से ध्यान से देखो। ये वाला क्वेश्चन भी CBSE क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से देखो मेरे बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ फास्ट। सर इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी ना, AB2 और AB4 की, फिर उनको इक्वेट करके निकालना है। क्या बेटा? इसमें AB2 और AB4 की दो इक्वेशंस बनेंगी ना सॉल्व होके, फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। हाँ, AB2 की दो इक्वेशन बनेगी, एक बन जाएगी A+2B की वैल्यू आ जाएगी और एक A+4B आ जाएगा, और फिर वहां से एक लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे। करना क्या था सुनो, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगा लो, यही होगा फॉर्मूला। ये चीज AB4 के लिए भी कर लो और यही चीज AB2 के लिए भी कर लो। AB4 की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता AB और ये A+2B सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना और इक्वेट कर लेना। डन है बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा ओके ओके, ये भी न्यूमेरिकल्स देख लेना। और ये मैंने अभी उसी के बेसिस पे क्वेश्चन कराया था, मेरे ख्याल से ये तो आप कर ही लोगे। वो वेपर फेज वाला क्वेश्चन है बेटा। यस सर। अच्छा, ये रिलेटिव लोअरिंग का क्वेश्चन है, ये भी है, कर लो। हाँ ये आया था, देखो ये सिर्फ लंबा क्वेश्चन है बेटा, एक बार क्वेश्चन देखो, रीड करो, बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। कर लिया बच्चों? सर समझा दो ये वाला। ओके देखो, यहाँ देखो क्या था क्वेश्चन, कि आपने दो केसेस देखना है। आपने लिया है 30 ग्राम सोल्यूट का, देखो यानी वेट ऑफ सोल्यूट आपका 30 ग्राम है, ठीक है, और उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, देख रहा होगा आपको, वाटर ही है, तो वो 90 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर किसका दिया हुआ है? सोल्यूशन का। देखो वेपर प्रेशर 30 ग्राम सोल्यूशन एग्जैक्टली 90 ग्राम हैज अ वेपर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल, ठीक है। पी नॉट सॉल्वेंट का हमें गिवन नहीं है, क्या है नहीं पता। दूसरी बात, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा वो भी गिवन नहीं है। सॉल्वेंट का तो आपको पता है, फॉर्मूला आप लगाओगे पी नॉट सॉल्वेंट, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, माइनस पी ऑफ सोल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या पी नॉट दिया हुआ है? नहीं, ये 2.8 दिया हुआ था, यहाँ पे पी नॉट है। गिवन मास कितना है? 30। मोलर मास नहीं पता, एम ले लिया, 30 अपॉन एम ले लिया, प्लस सॉल्वेंट का मास 90 है, मोलर मास 18 होता है वाटर का, तो 18/90। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब इन्होंने केस 2 में क्या बोला, ध्यान से देखो, पढ़ो। इन्होंने बोला कि अगर उसके अंदर 18 ग्राम पानी और ऐड कर देते हैं तो हमारा जो नया वेपर प्रेशर है 2.9 बन जाएगा, यानी पी नॉट माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट, ये 30, क्योंकि सोल्यूट को तो चेंज किया नहीं, 30 अपॉन एम, नीचे भी 30 अपॉन एम हो जाएगा, प्लस 108 अपॉन 18 है। ये सॉल्व कर लो और फिर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन दूसरा। अब इसको डिवाइड करके अपने आंसर निकालना है बेटा, एम और पी नॉट, दो इक्वेशन बनेगा और उससे निकाल लेना पी नॉट और एम। क्लियर है इवान? यस सर। ये आपके सीबीएसई कंपार्टमेंट में 2 बार आया चुका हुआ है। सीबीएसई कंपार्टमेंट 2013 में भी आया था और 2 बार वैसे भी बोर्ड में आ चुका है। कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन है। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले लिख लो, सारी इन्फॉर्मेशन को अपने लैंग्वेज में लिख लो। इससे क्या, और फॉर्मूला लिखना भूलना नहीं है मेरे बच्चे को। फॉर्मूला आपको मैंडेटरी लिखना है, फॉर्मूला लिखने के, सब्सटीट्यूट करने के, इन सब के मार्क्स होते हैं मेरे बच्चे। अब देखो, ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हुए, आपको मैंने पहले भी बताया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे डेल्टा टीएफ निकालना है, यानी ये न्यूमेरिकल्स की 2 टाइप्स होते हैं। क्या क्या दिया हुआ ध्यान से देखो। इसमें उन्होंने दिया 10 ग्राम, यानी वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ 10 ग्राम। के ए दिया हुआ 1.4 इंटू 10⁻³ और के एफ दिया हुआ 1.86 केल्विन केजी पर। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 250 ग्राम और आपको डेल्टा टीएफ निकालना है। देखो बेटा, डेल्टा टीएफ का जो फॉर्मूला होता है, अब होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। और इस चीज को अप्लाई करने के लिए जो हमारे लिए सबसे बड़ी आफत है वो ये है कि हमारे को आई नहीं दिया हुआ। तो आई कैसे निकालोगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है मेरे बच्चे। हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ आई? क्या हम आई निकाल सकते हैं? अल्फा निकालेंगे के से, फिर उससे आई निकालेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। के अल्फा का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा का वी हैव द फॉर्मूला, और वो अल्फा का फॉर्मूला हम लोग सभी लोग जानते हैं। अल्फा इज √KA/C। व्हाट इज सी? सी इज मोलैलिटी। देखो यहाँ पे, वैसे मैंने मोलैलिटी पहले निकाली है, मोलैलिटी निकाल लेते हैं। सी इज व्हाट? मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास 10 बाय जो उसका मोलर मास निकाल लिया, देखो 122.5 आ रहा है, ठीक है। अपॉन सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास कितना हुआ है? केजी में होना चाहिए, एंड 250/1000 हो गया। इसको पूरे को सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 0.3264 मोल पर केजी, ठीक है। इससे क्या आ गया? इससे मेरी मोलैलिटी आ गई। अब अल्फा निकालने के लिए क्या करना है? के की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अल्फा आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.065। ये अल्फा आ गया। चलो, अल्फा आ गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद होगा मैंने अभी कराया था। अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। अल्फा की जगह पे 0.065 कर लेना, I-1, और N की जगह पे 2 कर दोगे। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि N 2 ही है? क्योंकि कोई भी एसिड ब्रेक होता है तो 2 ही चीज़ देता है, एक वो H+ आयन देता है और एक उसका कॉन्जुगेट बेस देता है। तो N एसिड के केस में N की वैल्यू 2 ही आएगी। सॉल्व करके मैंने I निकाल दिया, वो आ गया 1.065। अब M मेरा ऑलरेडी आ गया था, मोलैलिटी आ गई थी, I भी आ गया, KF ऑलरेडी गिवन है, डेल्टा TF निकाल लिया आपने। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट Yes. फाइन? सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ बेटा। Yes, यस अच्छा, मैंने वर्कशीट में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सर हमें ये कैसे पता चला कि सी यहाँ पे मोलैलिटी है?
बेटा सी मोलैरिटी और मोलैरिटी होती है ना, आप सी को कहते हैं वैसे तो सी मोलैरिटी होता है, ठीक है बेटा, बट याद रखना फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मेरे बच्चे वो इक्वल हो मोलैरिटी, जाते हैं दोनों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखो दूसरा भी क्वेश्चन वैसे ही था। तो इसका मतलब आप मोलारिटी लेके भी सॉल्व कर सकते थे तो भी सही आता है आंसर। हाँ बेटा वैल्यू तो वही आती है ना, लेकिन मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए था ना, वॉल्यूम कहाँ गिवन है, हाँ वॉल्यूम गिवन। डेंसिटी है ना, इसलिए हमने मोलैरिटी कर लिया। अभी देखो ये एक और क्वेश्चन था सेम उसी कॉन्सेप्ट पे, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है, आई निकालना है यहाँ पे, तो वही फॉर्मूला लगा दो ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल आई इंटू के एफ इंटू एम। देखो ध्यान से आई निकाल लिया मैंने, आई से अल्फा निकालोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक ये और एक ये क्वेश्चन 2 ग्राम बेंजोइक एसिड का, ध्यान से देख लो। मैंने अभी सारे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि आराम से, और अपना टारगेट आपको पता है, आज और कल मिला के आपको 5 चैप्टर कवर अप करने हैं। वी विल हैव क्लास टुमारो, आई टेल यू। देखो ये डेसीमोलर सॉल्यूशन है, डेसीमोलर का मतलब होता है मोलैरिटी दिया हुआ 0.1, कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0.1 मोलर हो गई, ठीक है। आर की वैल्यू गिवन है, लेकिन आर की जो वैल्यू गिवन होती है हमें उसी को यूज़ करना होता है, उसको मॉडिफाई नहीं करना होता है। अच्छा इसको मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने पर समझ में आ रहा है कि ये इसमें ब्रेक होता है, तो इसमें एन की वैल्यू हो गई 5, एन की वैल्यू 5 है, अल्फा 50% है, इससे मैंने आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आई इज कमिंग आउट टू बी 3। फिर मैंने फॉर्म लगाया पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, आर की वैल्यू जो है वो 8.314 है, उसको एज इट इज़ रहने दिया। अब सी को मैंने 0.1 मोलर से 10⁻² मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो प्रेशर चाहिए वो एटीएम में चाहिए, वैल्यू आएगी ही नहीं एटीएम में, आप करके देखोगे तो आएगी नहीं ना, क्योंकि आर की वैल्यू जूल्स में है ना बेटा, जूल से प्रेशर कैसे निकालोगे। अब ध्यान से देखो, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी। आई तो हमारा 3 आ गया, सी हमारा दिया हुआ था 0.1 और आर दिया हुआ था 8.314 और टेम्परेचर दिया हुआ था यहाँ पे 300 केल्विन। मल्टीप्लाई करो, आपका एटीएम में आएगा आंसर। ये देखो ये वैल्यू दी हुई है जूल्स में, ये दी हुई कैपिटल एम में, कहाँ से कुछ कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा, इसलिए पहले मैंने इसको 10⁻² मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। और आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यूज को हम लोग नॉर्मली याद होगा, इसमें 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है 10⁵ पास्कल होता है ना, तो वही मैंने चेंज कर दिया है बेटा वैल्यूज में। फाइन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर आर की वैल्यू हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन में या फिर हमें खुद याद करनी पड़ेगी कि कब कौन सी नहीं नहीं बेटा, देखो बेटा क्या होता है ये ध्यान रखना, 1 न्यूटन, यहाँ देखना 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है। तो ये जो वैल्यू आई मेरी ये हो गई 7.483 इंटू 10⁵ पास्कल हुआ, और 1 एटीएम इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। और बेटा जो पेपर में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे आप बोलोगे सर आपने आर की ये वैल्यू क्यों नहीं यूज़ करी, बेटा अगर मैं ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहा होता तो मैं आर को ये यूज़ ही नहीं करता, मैं आर की ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेता, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, वो यूज़ कर लेता, तो इतना तामझाम करने का ज़रूरत ही नहीं था मुझे। बट इन्होंने पेपर में 8.314 दिया हुआ है, तो सीबीएसई कहती है कि जो वैल्यूज़, ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है आप उसी को यूज़ करो और फिर उसको कन्वर्ट करके नॉर्मल फॉर्म में लाओ, ऐसा यूनिट। आगे बात समझ में मेरे बच्चे? यस सर। ओके, ना ये क्वेश्चन हो जाएगा तो 2 ग्राम बेंजोइक एसिड वाला। डाइमर का मतलब पता है ना, डाइमर का मतलब क्या होता है? यस सर। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, 1 - 1, और ये कितना होगा 1/n - 1,
1/2 अगर वो डाइमर बना रहे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? डाइमर का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, इतना सोच रहे हो बेटा? 2 हो जाएगा ना बेटा, n 2 हो जाएगा, सीधा डाल लो और अल्फा निकाल लो वहां से। पहले क्या करना है, पहले आप डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, देखो इसमें क्या करना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम करना है। डेल्टा टी एफ यहाँ पे दिया हुआ है देखो 1.62 केल्विन, आई को आई रहने दो, 4.9 हो गया। मोलैलिटी होता है गिवन मास, और मोलर मास बेंजोइक एसिड का कितना होता है 122, 120 के आसपास होता है, 122 होगा, मॉलिक्यूलर मास 122 होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट का मास कितना दिया 25 ग्राम्स में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू निकालो, whatever it is coming out to be, I don't know what value I am getting out of I की हुई 0.504, आई आ गया। अब उन्होंने अल्फा निकालने के लिए बोला, अल्फा का फॉर्मूला होता है आई माइनस 1 अपॉन 1 बाय एन माइनस 1, तो हो जाएगा अल्फा आई, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.504 माइनस 1, और ये माइनस हाफ हो जाएगा क्योंकि 1/2 हो गया ना, तो अल्फा इज हाउ मच 0 पॉइंट माइनस में 0.496 और इंटू 2, माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 496.929, तो आ रहा है 0.992, यानी अल्फा को लिख सकते हैं 99.2%। Am I clear to all of you? Yes or no? यस सर। पहले मैंने आई निकाल लिया और फिर से ना, सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। चलो अब कल आप लोग प्रिपेयर रहिए, Yes, sir. हम अपलोड कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। अब सुनो मेरी बात,